बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत। हम बहैसियत एक कौम शुक्रगुजार हैं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, हमें आज़ादी दिलवाई, हमारा मुस्तकबिल महफूज किया। नाज़रीन, कायदे आज़म ने 24 अप्रैल 1943 को क़याम पाकिस्तान से 4 साल कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 30वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए फरमाया, यहाँ मैं जागीरदारों और सरमायादारों को इंतबाह करना चाहता हूँ जो हमारा खून चूस कर ऐसे निज़ाम के तहत पले बड़े हैं जो इस कदर फासद है, जो इन्हें इस कदर खुदगर्ज बना देता है कि इनके साथ माकूल बात करना मुश्किल हो जाता है। अवाम का इस्तेहसाल इनकी रगों में दाखिल हो गया है, वो इस्लाम की तालीम को फरामोश कर बैठे हैं। इन लोगों की खुदगर्जी और हिर्स ने दूसरों के मफादात को अपने ताबे कर लिया है ताकि वो मोटे होते रहें। हमारे लोगों में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। ये तहजीब है क्या? हसूल पाकिस्तान का मकसद ये है? अगर पाकिस्तान का तस्वुर ये है तो मैं ऐसे पाकिस्तान नहीं लूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल किया है सेनेटर राना मकबूल ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं गजाला सैफ़ी, वफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर शाज़िया असलम सुमरो, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, कायदे आज़म का एक ख्वाब, उस ख्वाब को हकीकत बनते हमने देखा। आज उनके ख्वाब, उनकी मेहनत की वजह से हम पाकिस्तान में बैठे हैं, एक आज़ाद मुल्क जिसमें हम सांस ले रहे हैं। सर, वो जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था उसको हम ट्रांसलेट करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं जी? देखें जी, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। अल्लाह ताला की ज़ात भी काफ़ी वक्त लगाती है ऐसी तारीख़ी शख्सियत को पैदा करने के लिए। इकबाल ने शायद, मेरा ख्याल यकीन बल्कि है, इन्हीं के बारे में कहा था, निगाह बुलंद, सखुन दिल नवाज, जान फुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। विजन हो, बात करने का सलीका हो, अंदाज पर्सुएसिव हो और कमिटमेंट हो। तो जो यकीन और जो है ईमान और डिसिप्लिन जिनकी हमेशा वो बात करते रहे हैं और उन्होंने साबित भी किया अपनी ज़िंदगी में, उस पर हम चल तो नहीं सके। वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर तो नहीं हुआ। मैंने एक बहुत बड़े लीडर की मेरे कारवां की बात आपको सुनाई। किसी ने इसकी एक छोटी सी पैरोडी भी बनाई थी कि जो हमारे पास आया वो था निगाह पस्त सखुन दिल खराश, जान फिरसोज, ये नहीं रखते सफर मेरे कारवां के। तो उसका रिवर्स हुआ बदकिस्मती के साथ, और चीज़ें पूरी तरह डिलीवर नहीं हो सकी। फिर भी एक नेमत गैर मुतरकबा हमारे पास मौजूद है और उन्हीं की अमानत है और उन्हीं की अचीवमेंट है। ये हमारे ऊपर रूहानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो कायद ने असूल दिए हैं उनके ऊपर हम अमल करें। अब भी सोच लें, ना अमल करने के नतायज आपने देख लिए, क्या क्या हुआ। मुल्क टूटा, लाखों जो हैं वो उनका खून गया। पहले जब जद्दोजहद आज़ादी के बाद माइग्रेशन हुई, कितनी तकालीफ और कितना खिताब हुआ। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। इसकी कीमत के जो है अंदाज़ा और शऊर होना चाहिए और हम सब लोगों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। हाँ, आपने इंतकाल दौलत की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की, तो वो तो बड़े लोग जो हैं वो तो प्रोलेटेरिएट और गुरबा के लिए सारी दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा के लिए स्ट्रगल की है। ये उन्हीं के मुकल्लद हैं। अब जना साहब जो हैं वो यही करना चाहते थे। तो काश हम अब भी रियलाइज करें और उनके ख्वाबों की ताबीर ढूंढें और तबीर हासिल करके छोड़ें। ये इसका हल है और कोई इसका हल नहीं। पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर शाज़िया, आपकी तरफ में आता हूं। 74 साल गुजर गए, कुछ हम बदल सके, कुछ पाकिस्तान को हम बेहतर बना सके जिस तरह हमें पाकिस्तान मिला था। अगर हम तब के पाकिस्तान को आज के साथ कंपेयर करें तो क्या आप समझती हैं चीज़ें बेहतर हुई, चीज़ें बेहतर नहीं हुई? हमने जमहूरियत को मजबूत किया, हमने इदारों को मजबूत किया, या हम नहीं कर सके, इसमें कामयाब नहीं हुए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। जैसे कि अभी आपने कहा कि कायदे आज़म का पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का ख्वाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, वो जैसे आज उनकी सालगिरह का दिन है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनके लिए आज अगर वो होते तो मेरे ख्याल में वो भी इस पाकिस्तान को देख के खुद ही परेशान हो जाते। तो वो पाकिस्तान जिसके लिए उन्होंने जदोजहद की थी, जो पाकिस्तान उन्होंने मुसलमानों की या यहाँ पे अपने मजहबी जो भी आपने ओकेजन्स हैं उनकी, या आपकी आज़ादी के लिए जो जदोजहद की थी, वो पाकिस्तान ये नहीं है। अभी मैं समझती हूँ कि कायदे आज़म का पाकिस्तान जो नारा लगा के 3 साल से जो हुकूमत चल रही है ना, नया पाकिस्तान, उनसे मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और जो पीटीआई के वोटर एंड सपोर्टर है उनकी तरफ से भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि आप हमारी जान छोड़ दें, हमें कायदे आजम वाला पाकिस्तान दे दें, नया पाकिस्तान लेके आप कहीं और चले जाएं। आप हमें अपना पुराना पाकिस्तान दे दें जिसमें कम से कम लोगों को 3 वक्त की रोटी मिलती थी, उनकी जिंदगी महफूज होती थी, टॉलरेंस लेवल होता था कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, कुछ भी था, लेकिन कम अज कम लोग जिंदगी जो है अपनी सुकून के साथ गुजारते थे। जो उनकी बेसिक नीड्स थी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको यूज करते हुए, या जो उनकी जिंदगी की जरूरियात थी वो उनको मैसर थी। उनके बच्चे महफूज थे, कभी उनके बच्चे जो है बगैर नाश्ता किए हुए स्कूल नहीं जाते थे। ये सारी चीजें जो है वो इस नए पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उनके लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं जो ये नारा लगा के आए थे, लेकिन कायदे आजम के पाकिस्तान में ये चीजें नहीं थी ठीक और ठीक ना ही होनी चाहिए। हमें वही कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए जो पहले पाकिस्तान था। पॉइंट आ गया जी। गजाला जी, 24 अप्रैल, ये जो स्पीच मैंने अभी पढ़ी, ये 24 अप्रैल 1943 की थी, और तब भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता था कि हमारे लोगों में लाखों ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। आज जिस विजन के तहत रियासत की बुनियाद रखी गई, पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद रखी गई, जिसके तहत असूलों की बात की जाती थी, और ये सब कुछ, वो सारे कहाँ चले गए? किधर हम उनको ढूंढते फिर रहे हैं जी अब? शुक्रिया मंसूर इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। और आज एक इंतहाई अहम दिन है, कायदे आज़म की सालगिरह का दिन है, हमें तजदीद वफ़ा का दिन है, हमें ये यकीन करने का दिन है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस बात को आँखें खोलें और देखें कि अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत मुल्क, और कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने उसका ख्वाब देखा, और कायदे आज़म ने अनथक मेहनत और अपने साथियों के साथ मिलकर इस मुल्क को पाए तकमील पे तक पहुँचाया, और एक पाकिस्तान जैसा मुल्क एक ख़ित्ता ज़मीन पर नज़र आने लगा। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हम अपने एक मुल्क में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, जो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे सोच के बनाया गया कि जब कायदे आज़म ने ये देखा कि ये जो टू नेशन थ्योरी जो प्रेजेंट की कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ मिल के एक जद्दोजहद की तरफ नहीं जा सकते। अंग्रेज़ों का दौर था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद थी और अपना मुल्क बनाना था, मगर उसमें फिर मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, उसकी बुनियाद डाली और फिर मुसलमानों ने लब्बैक कहा, और ये मुल्क लाखों कुर्बानियों के बाद कई साल तक उस कुर्बानी का खून जो है वो उसकी आपको महक मट्टी के अंदर आती रहेगी, क्योंकि उन सारे लोगों ने खून बहाया जिनका शायद नाम भी हमको पता नहीं है, मगर उनके उस खून की जो कुर्बानियां हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान एक उम्मीद का नाम था और तमाम मुसलमानों ने कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब को और कायदे आज़म की उस जद्दोजहद को यकीनी बनाया। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और बहुत मुश्किलात पहले भी आईं, 2 लख्त हुआ मुल्क और वो उससे भी हम गुज़रे हैं, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ना मैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ख़ास तारीफ़ करूँगी, मगर ये यकीनी बात है कि जो लीडर आज मौजूद है वो इंतहाई ईमानदार है, मुखलिस है और अपने हर तरह से करप्शन के ख़िलाफ़ है। और जो ये बात कर रही थी मेरी बहन शाज़िया सोबिया, मैं इनसे बहुत प्यार भी करती हूँ, इनको बहुत इज़्ज़त भी देती हूँ, मेरी छोटी बहनों की तरह है, मगर ये बात कह देना कि खुदा के वास्ते अवाम हाथ उठा के देखिए, पाकिस्तान एक उम्मीद का नाम है और पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी उम्मीदों को खुदा के वास्ते इस वक्त मस्क ना कीजिए,
उनको शर्जील मेमन का और आसिफ अली जरदारी का और दुरानी का मुल्क नहीं चाहिए। उनको चाहिए वो मुल्क जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर ये फ्यूडलिज्म ना हो, जहाँ पे आम इंसान इज्जत से जिंदगी गुजारें, जहाँ बड़ी गाड़ियों और बड़े पैसे वालों की इज्जत ना हो, बल्कि उनकी इज्जत हो जो कि आम लोग हों, आम आदमी की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैटर हो, कुछ मेटल हो, और उसकी बुनियाद पे लोग उनकी इज्जत करें। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त हमें तजदीद वफा का वक्त है। हमें सबको मिलके इस मुल्क को तामीर भी करना है और आगे इस कौम को आगे भी लेके जाना है। वो मुल्क जिसकी 70% आबादी जवान लोगों पर मुश्तमिल हो। पॉइंट आ गया गजाला जी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। राना साहब मुझे ज़रा बताएं, अभी ये जो बात हम कर रहे हैं, और इस बात पे मेरे ख्याल में ये वो सवाल है जो हमें आज एटलीस्ट ज़रूर पूछना चाहिए कि इस मुल्क को मजबूत या कमज़ोर करने में हर शख्स ने अपना एक किरदार अदा किया है। ये नहीं हो सकता कि एक स्पेसिफिक शख्स की वजह से मुल्क तबाह हो गया। हमने मौके मुहैया किए लोगों को इस मुल्क को कमज़ोर करने में, फिर हमें समझ आई, फिर हमने लोगों को ठीक रास्ते पे लेकर चलना शुरू किया। सर, इसका एनालिसिस कौन करेगा? इसके ऊपर वो जो एक बात कहते हैं कि जी कोई तो लम्हा आएगा जब हम भी सच बोलेंगे, वो लम्हा आपको लगता है आएगा पाकिस्तान की तारीख में? जी काजी साहब, फैज ने कहा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर। हमें इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। जो ख्वाब देखा था वो तो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कैसे जो है इसका डिटर्मिनेशन किया जाएगा। तारीख ने इनके जिम्मेवारों का ऐलान कर दिया है। किसको नहीं पता जस्टिस मुनीर ने क्या किया था? किसको नहीं पता फौजी रूल्स ने क्या किया था? किसको नहीं पता अरशाद हसन खान ने क्या किया था? किसको नहीं पता शेख अनवारुल हक ने क्या किया था? किसको नहीं पता कि हाल में किसने क्या किया है? ये तो तारीख सामने अपने उसने सारा हकीकत खोल के रख दी है। अब बात यह है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जो हो गया वो हो गया। जो आइंदा अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ रोल प्ले, मेहनत से करें, दयानतदारी से करें, खुलूस से करें। ये एक रीडिटर्मिनेशन की जरूरत है, सोल सर्चों की जरूरत है। अपने ऊपर जो है एक जिम्मेवारी आयद करके उसको अदा करने की जरूरत है। अगर वो नहीं होगी तो हालात तो फिर मखदूश रहेंगे। जैसे हमने पहले इतनी बड़ी नुकसानात उठाए हैं जिसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, और नुकसान उठाएंगे अगर हमने अपनी जो रवैया और रवायत न बदली। ये तारीखी हकीकतें, ये हरफे दीवार लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इससे सबक हासिल नहीं करते तो फिर इसके नुकसान और ज्यादा होंगे और नस्लों तक जाएंगे। अभी भी वक्त है कि जो नेमत का टुकड़ा आपके पास है इसको गौर से देखें, और इसका आसान तरीन तरीका जो है ना, ईमानदारी के साथ सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे, आइन पे, दस्तूर पे अमल करना शुरू कर दें। क्योंकि जितने लोग इम्पोर्टेंट होते हैं उनका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। छोटा आदमी को गलती कर जाए शायद उसके वो नहीं होते। अगर बड़ा आदमी, कोई लीडर, कोई पावरफुल आदमी कोई गलत बात कर दे तो नस्लों तक उसके असरात रहते हैं। इसलिए खुदा के लिए ये समझे सारे और अपना अपना काम कानून आइन के मुताबिक करें, ट्रेसपास ना करें आइन की बाउंड्रीज को। बेसिक हल इसका ये है जिसके ऊपर अल्लामा ने जना ने सबसे बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो इसको हाई टाइम वी रिकंसिडर आवर लाइन ऑफ एक्शन। बिल्कुल ठीक है, दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, नंबर 1 अपना एहतसाब करना, कौम को आगे लेकर चलना, और फिर मुल्क मजबूत होता है, रियासत मजबूत होती है, इदारे मजबूत होते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोगों को पूरी ये 22 करोड़ अवाम ने वोट दिया है। आप लोग हाउसेस में जाते हैं, आप जाके तकदीरों के फैसले बनाते हैं कि इस मुल्क को किस तरह लेकर चलना है। कौम आप लोगों की तरफ देखती है, फैसला भी कौन करेगा अब इसका? देखिए मंसूर, अभी एक फैसला तो आपने देख लिया, जो केपी में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं वो आपने देख लिए, तो ये अवाम का फैसला था। अब दूसरी बात आपने की कि ये सब कौन करेगा, तो देखें सबसे पहली बात होती है लीडरशिप। जब आपका लीडर ही
चाहे कंटेनर हो, चाहे कोई भी वैसे तो उन्होंने कोई अपना काम तो कोई नहीं किया, लेकिन जो तख्तियां लगा लगा के वो इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, उनमें भी जाके दूसरों की बुराइयां करें, दूसरों की नकलें करें, दूसरे लीडर्स को बुरा भला बोलें, तो उनके फॉलोअर्स उनको ही फॉलो करेंगे। और उनके मांगे तांगे के जो किराए के स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो अगर इस तरह से बयानात देंगे उल्टे सीधे, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो तो आपको ही फॉलो करेंगे इन्हीं बातों पे। तो सबसे पहले आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि लीडर वो होता है जो आपको मजबूत करे, जो आपको एक कौम बना के चले। आप देखेंगे अभी अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला न्यूक्लियर कंट्री है, तो वो किसकी वजह से है? वो किसने यहाँ पे किया था काम? वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किया था। पहली ओआईसी किसने बुलाई थी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बुलाई थी। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात आपको जो आईने पाकिस्तान दिया गया, वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से दिया गया, और आज तक बाहर के मुल्कों में भी माना जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा कोई लीडर नहीं आ सका है। तो एटलीस्ट आप के अंदर अगर वैसी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आप कुछ तारीख पढ़ के ही आ जाते। आप जापान और जर्मनी को मिला रहे हैं, आप किसी और के जो कोर्स हैं वो किसी और नाम से ट्वीट कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी लीडरशिप को शो नहीं करती, ना ही आपके जिस कुर्सी पे आपको सिलेक्ट करके बिठाया गया है उस पे आपको सूट करती हैं ये सारे काम करते हुए। तो जो अभी आपने इतनी महंगी ओआईसी बुलाई थी, आपने उसमें अफगानिस्तान की भी बात कर ली, उसमें आपने फलस्तीन की भी बात कर ली, लेकिन ना की तो आपने कश्मीर की बात नहीं की। तो इतनी आपको कश्मीर 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 आप करते थे, आप कश्मीर के वो बन के सपोर्टर बन के आप बात करने जाते थे, तो इतनी बड़ी ओआईसी जब इतने सारे मुस्लिम ममालिक को आपने एंगेज किया था, तो वहां पे कश्मीर का इशू क्यों नहीं आपने रेज किया? ठीक, वहां पे क्यों नहीं आपने कश्मीर की बात की? जरा जवाब तो ले ये लेने लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपको सबसे पहले तो आपको कश्मीर की बात करनी चाहिए थी। आपको अफगानिस्तान गंदम भेजना याद है, आपको अफगानिस्तान के लिए ओआईसी बुलाना डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है गजाला जी, एक तो आई रियली वांट कि आप इसको रिस्पॉन्स भी करें, और सेकेंडली आज आप जिस चीज की एग्जांपल ले रही हैं, आज की हुकूमत को ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो एक आम आदमी की जिंदगी है वो तो आज भी बेहतर नहीं हुई, जो 1900 पाकिस्तान बनने से पहले भी शायद बेहतर नहीं हुई थी। जो विजन था कायदे आज़म का मुल्क बनाना, और जो उनकी स्पीच थी जो बड़ी ढूंढ के हमने निकाली है, इसमें जो उन्होंने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले कह रहे थे, आज 2021 में भी हमें वैसा ही पाकिस्तान नजर आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है जी? देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है आज का मंसूर, और मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग आज की हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही लोग हैं जिन्होंने अपने इन 2 टेन्योर्स के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 40-50 साल के अंदर सिंध का जो बेड़ा गर्क किया, और जो आम लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंचाया, जो 2 जनरेशन्स जिन्होंने ऊपर आना था, और आपका जो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती, लोगों को मौके भी मिलते। लंदन में जाने का सबको शौक़ है, लंदन में महल बनाने का सबको शौक़ है, सरे में भी हो और लंदन में भी हो, मगर हमारा एक अंगूठी भी, हमारी एक चूड़ी भी हैदराबाद की कहीं आपको लंदन के किसी स्टोर में नज़र नहीं आती, जबकि बांग्लादेश का प्रोडक्ट नज़र आता है आपको इंडिया का प्रोडक्ट नज़र आता है, आपको तमाम नहीं। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो कोशिश कर रही है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो लोगों का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, और हमारे लोगों, देखिए ये दूरस्त नताइज हैं इंशाल्लाह जो नज़र आएंगे, क्योंकि मुसलसल जद्दोजहद है और कोशिश है कि आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए, इससे उसका इंतज़ार ना किया जाए। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया, किस कदर बड़ा एक दीमक था मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको आप बालाए ताक नहीं रख सकते, जो बड़ी बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, और जो कोशिश की जा रही है कि पर्सनल इंक्लूजन ना हो सी पैक के अंदर। सी पैक जो है वो एक क्लियर इंक्लूजन के बगैर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का एक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू करे, और हर चीज़ को एक गलत लिबादा पहनाकर
प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। सच्चाई से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त एक बेहतरीन लीडर मिला हुआ है और उस लीडर ने इस वक्त पूरी कोशिश की है कि उसके अवाम किसी तरह भूखे ना सोएं। इन गजाला हालात जी में ठीक है, जहाँ पे ठीक। कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, गिरी हैं, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए हैं। ओके। पाकिस्तान की हुकूमत दिन रात कोशिशों में है कि अवाम जो हैं वो अपने बेहतर उनको मौक़े मिले। कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू उन्हें लोन की स्कीम मैं दी इस गई। पे आता हूँ गजाला जी, इतनी मुझे ज़्यादा लेट मी स्कॉलरशिप कम बैक ऑन दिस जी, मैं इस पे बिल्कुल आता हूँ। मैं जरा सेकंड टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में गैर शदीद बहरान जारी है और ये मामला आने वाले दिनों में मजीद संगीन शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। इस बात का इंकशाफ सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी की रूबरू किया, जिसके मुताबिक 15 जनवरी से गैस की फराहमी और भी कम हो जाएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अक्टूबर में फर्नेस ऑयल, महंगी एलएनजी और महंगे कोयले की खरीदारी इस बहरान का असल सबब है। इसके बरक्स वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के बकौल इस बहरान की वजूहात कुछ और हैं। उनका कहना है कि कुदरती गैस हर साल कम हो जाती है, जबकि बैरून मुल्क से गैस महंगी पड़ती है। कराची की वजूहात अलग हैं। बाज़ शोबों में हुक्म इम्तनाई ले रखा है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। ताहम कराची के सनतकारों ने इस खौफ का इजहार किया है कि गैस का जारी बहरान पैदावार की लागत में अजाफे और बरामदाद में कमी का बायस बनेगा और यह दगरदूं सूरत हाल जीडीपी की ग्रोथ के लिए एक मोहलिक धचका साबित होगी। रान साहब, ये जो गैस की इस वक्त सिचुएशन चल रही है के अंदर, अगर मैं इस वक्त लाहौर की बात करूं तो 8 बजे के बाद चूल्हे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर 8 बजे के बाद किसी ने घर में खाना खाना है तो या तो वो तंदूर से खाना लाएगा या वो खाने का अपना टाइम का स्केड्यूल चेंज कर ले। सर, ये सूरत हाल, और अब कहा जा रहा है सेक्रेटरी कुछ कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर इसके कुछ कह रहे हैं। सर, क्या सिचुएशन आपको नजर आती है? जनाबे वाला आसिफ सेक्रेटरी ने सेनेट में जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपको अर्ज करूं कि कहा गया, अखबारों में भी आया कि इस साल के शुरू में $4 MMBTU मिलेगा आपको, आप ऑर्डर बुक कराएं। ठीक है, नहीं कराया। अब जो है करा रहे हैं आके $30.5 पे पर यूनिट पे। अब मुझे कहें तो कोई अक्ल की बात है, कोई दानिशमंदी की बात है? क्या इसको कहा जाए? ये गैर दानिशमंदी कहा जाए, कनाइवेंस कहा जाए, या कोई करप्शन की टेम्पटेशन कहा जाए? जो इतना बड़ा जुर्म किया गया है, जो $4 में नहीं ली गई, अब वो $30.5 में ले रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे लोग? अब मुझे बताएं कि वो जो LNG आनी थी, अब उसकी जगह फर्नेस ऑयल जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्नेस ऑयल के जहाज खड़े हैं कराची में। फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, वो बहुत महंगी है। LNG कई गुना सस्ती होती है। मेरा मतलब कोई काम तो ऐसा करें। अब 40 अरब का वहां एक स्कैंडल बन गया है जो फर्नेस में है, तो अब कहाँ जाएगी दुनिया और कहाँ जाएंगे लोग? कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, कोई साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए। ये सारे का सारा माहौल जो है ऐसे काबिल और एक्सपर्ट लोगों से खाली है। इसी वजह से ये क़यामत की घड़ी आ चुकी है। और आप खुद कह रहे हैं कि वो 15 दिन के बाद कहते हैं गैस और कम हो जाएगी। लोग कहाँ जाएंगे? अब आप अगर खरीद ही नहीं सकते वक्त के ऊपर, तो कौन आपका हाथ पकड़ के कहेगा कि लो भी खरीद लो? जस्टिफिकेशन ऐसे दिए जाना, वो पहली गवर्नमेंट ने किया, दूसरी गवर्नमेंट ने किया, पहले गवर्नमेंट यही थी ना। रान साहब मुझे एक चीज बताइएगा, रान साहब मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन में आके कोई बात कर रही है, फेडरल मिनिस्टर कोई बात कर रही है, इससे मुझे समझ नहीं आ रही कि मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं या सेक्रेटरी साहब ठीक कह रहे हैं। ये जरा मुझे थोड़ा समझाइएगा, आप तो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं खुद भी। मैं आपको अर्ज करूं, अब भी मैं ब्यूरोक्रेसी को डील कर रहा हूं। मेरी कमेटी जो है, दैट्स अ कैबिनेट कमेटी जी, वो इन्हीं इश्यूज को, आगरा को डील कर रही है, वो नेपरा को डील कर रही है, पेपरा को डील कर रही है। हम देखते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग आवरसेल्व्स, कि जो हो रहा है, जितना एक तरह से मेल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी ज्यादा है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। यानी मैंने पूछा ये चेयरमैन आगरा से मीटिंग में कि आप मुझे बताएं जी, ये जो तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, अभी 12 रुपए आपने पर लीटर बढ़ाई है,
मुझे बताएं, ये तो 12 रुपए पर लीटर आपने तो खर्च नहीं किया, ये तो आप दे रहे हैं उस स्टॉक में से जो पहले स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। आपको ये किसने हक दिया है कि जिसपे आपने 12 रुपए पर लीटर खुद खर्च नहीं किए, अवामुन नास से आप वसूल कर रहे हैं? तो मुझे कहने लगे कि जी बात ये है कि जब कीमत गिरती है तो हमें पल्ले से देना पड़ता है। ठीक आप हो अंदाजा करें, आप इस बिल्कुल ठीक। काम को करने के एक्सपर्ट्स का आप अंदाजा करें, ये बस चेयरमैन ओगरा, आप कहाँ जाएंगे? और आगे देखें, इस तरह राज साहब, जब मुझे वो एक ब्रेक का अब जी कहा इसका जा जो रहा है, नेगेटिव, मुझे सॉरी एक ब्रेक का जी कहा जा जी एक जी बात, इसका जो जी जी काजी साहब जो नेगेटिव है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये इस तरह के काम का जो 9 रुपए पर लीटर वसूल किया जाए अवाम नास से, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं? ये क्यामत की घड़ी है, खुदा के लिए ये सोचें, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये चीज़ हुकूमत के सामने भी लेकर जाते हैं कि मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है और जो एक ये अलार्म बजा दिया गया है कि जी 15 जनवरी से गैस की फराहमी में और भी कमी हो जाएगी। सो ऑलरेडी सिचुएशन जो घरों के अंदर है, रेजिडेंशियल अगर गैस नहीं आएगी या उसके और भी लिमिटेड टाइम हो जाएगा तो फिर किस तरह हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, इस पर बात करते हैं जी। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर शाजिया, ये जो गैस की इस वक्त सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, फैक्ट्रीज़ और इन तमाम को तो पहले ही बंद कर दिया गया था और अब जो कहा जा रहा है कि जी फरवरी से बिल्कुल ही और मज़ीद शॉर्टेज हो जाएगी। मैंने लाहौर की को एग्जांपल दी, सिंध में जो सिचुएशन है आप और गजाला जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कराची की एंड ऑल दैट। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को और क्या इसको मैनेज किया जा सकेगा जी? क्योंकि अगर सेक्रेटरी और मिनिस्टर के बयानात ही आपस में नहीं मिल रहे तो फिर आगे लोगों की अंडरस्टैंडिंग फिर क्या होगी चीज़ों को लेकर? देखिए मंसूर, अभी आप कह रहे थे ना कि आपको भी ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो देखें ये जो इनके बयानात एक अलग होता है, एक का बयान अलग होता है, तो ये इस वजह से ही होता है कि अवाम जो है ना वो कंफ्यूज ही रहे, ताकि वो उनके अटेंशन डाइवर्ट रहे, बाकी इन्होंने जो उल्टा सीधा करना है वो करते रहे। अब देखें गैस का बहरान जो है वो मेरे ख्याल में जो शुरू हुआ है वो एंड ऑफ द अक्टूबर से हुआ है। तो क्या ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे कि जब ये पूरा बहरान जो है सर पे चढ़ के नाचेगा तो फिर ये बयानात देने के लिए आ जाएंगे, फिर ये इल्जामात जो है कभी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे, कभी पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे, कभी सिंध हाई कोर्ट के ऊपर डालेंगे, स्टे ऑर्डर के ऊपर डालेंगे। तो ये काम इनका यही है। आप इनसे सवाल करेंगे चना तो जवाब ये गंदम आपको देंगे। तो ये इनके पास यही है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करके ना इधर से उधर चलते जाएंगे, बाकी इनसे काम होना कोई नहीं है। आपको पता था कि अक्टूबर के एंड से जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी गैस का बहरान शुरू हो जाएगा, तो आप पहले ही करते। इससे पहले आपने देखा कि बिजली का जो हाल था वो भी इन्होंने जो किया था, उससे पहले पेट्रोल का जो बहरान इन्होंने खुद पैदा करके और एकदम से पेट्रोल गायब करवा दिया था। तो ये सारी चीजें ये टेक्निकली इस तरह से कर रहे होते हैं कि अवाम जो है वो चीखती रहे और उनको फिर हम बताएं कि देखें जी हम आपके लिए हाथ पांव तो मार रहे हैं, अब बहरान जो है वो इतना सर चढ़ गया है कि पिछली गवर्नमेंट इतनी करप्शन करके गई है। तो ये सारी चीजें पिछली गवर्नमेंट्स पे डाल के खुद को साइड पे करके बैठ जाएंगे, बाकी इनसे होना कुछ नहीं है। इनकी नाअहली यहीं से पता चल रही है कि इनके सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं और इनके मिनिस्टर्स कुछ और कह रहे हैं, तो इनके पास कुछ करने को है नहीं। ये सिर्फ अवाम को सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस देने के लिए आए हैं और कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। गजाला जी, ये जो सिचुएशन है ना ये बड़ी संगीन शक्ल इख्तियार कर रही है। आपके अपने ही अरकान असेंबली जो हैं उन्हीं के गिले शिकवे वज़रा को लेकर हैं। आप कराची के पीटीआई के जो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमाद अजहर साहब तो फ़ोन ही नहीं उठाते, उनके बड़े वो सार्कास्टिक किस्म के उनके रिमार्क्स थे। जमील अहमद साहब के रिमार्क्स हैं इसी तरह। एक तो ये है क्राइसिस है, ऊपर से आपके ही रुकन कौमी असेंबली कह रहे हैं कि मिनिस्टर हमारी बात ही नहीं सुनता, और फिर बाद में अब सुलह सफाइयाँ हो रही हैं। सिचुएशन समझाएं क्या है, सिचुएशन क्या होने जा रही है जी? देखिए इसमें कोई किसी हद तक कभी कभी डिस्कनेक्ट है जो नज़र आता है। कि अगर हमाद अजहर को जब भी मैंने कॉल किया है या व्हाट्सएप भी भेजा है तो उसका रिप्लाई आया है, चाहे वो थोड़ी देर के बाद आया। दूसरी जो ये बात हो रही है सेक्रेटरी का, पावर के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कुछ और हमाद अजहर कुछ और। पावर सेक्रेटरी इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, और मगर उनको आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और वो उसको
जिस्ट लेके उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, इसको किसी किस्म का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं हुआ है। ना वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जी सेक्रेटरी कुछ और बयान दे और हमाद अजहर कुछ और कहें, ऐसी बात नहीं है। हमाद अजहर इज़ एट इट, एंड हमाद अजहर जो हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है हर साल पिछले कितने सालों से इस वक्त आके हमेशा एक प्रॉब्लम होती है गैस की। उसमें यही है कि अब कंज्यूमर्स के लिए गैस की सप्लाई, जितनी गैस है उससे ज़्यादा सप्लाई मांगी जा रही है। ओके। तो डिमांड एंड सप्लाई में मसला है। उसके अलावा ये कि अब उस तरह से गैस का आप कंजम्पशन भी देखिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो गैस को अब्यूज़ करते हैं। गैस को पूरी दुनिया में गैस को रिस्पेक्ट किए जाना, ये आपकी एनर्जी है, आप लोगों को आसानियाँ देती है, और ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी जाने चाहिए मेरे ख्याल में लोगों को ये समझने के लिए कि गैस जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि उसको एक सेंसिबली यूज़ भी करना चाहिए। गैस के लिए सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल जो है वो आगे मेरे ख्याल में वही होगा जो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे वो जहाँ जहाँ गैस एक्सप्लोर हो रही है उसकी रिजर्व्स जो है वो उतने नहीं हैं कि वो और बढ़ती हुई मार्केट को या कंज्यूमर्स को वो केटर कर सकें। तो उस पे भी काम हो रहा है कि उसको देखा जाए कि सॉल्यूशंस क्या हैं। ये ज़रूर है कि एलएनजी जो है और उसके बारे में हमेशा महंगी ये ली गई है एंड ऑल कंट्रोवर्सी दैट। होती है ओके। कि फर्नेस ऑयल और एलएनजी के दरमियान, बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको अब हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जो एक्सपर्ट्स हैं पीएमएलएन के या जो एक्सपर्ट्स हैं पीपल्स पार्टी के, शायद वो ये समझ रहे हैं कि जी आवाम को धोखा दिया जा रहा है। जब वो खुद गवर्नमेंट में होते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये वही वाले स्टेटमेंट्स वो दे रहे होते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में गैस का बहरान है और उसको हम किस तरह हल करें। क्या हम जल्दी से उसका सल्यूशन ले आएं और महंगी मंगा के फ्यूल उनको उसकी सल्यूशन दे दें, या फिर हम देखें कि भाई हम और कितने लोन्स ले सकते हैं और कितना अपने आप को हम दबा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो ठीक। ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं और उनको देखने की ज़रूरत है और देखा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई तफरीक लेकिन है और कोई सिचुएशन डिवीजन ऑब्वियसली है मेरे between ख्याल में जो secretary सिचुएशन and the है, minister। वो जो सिचुएशन है गजाला जी, वो तो मेरे ख्याल में अब सरफेस इस हद तक हो गई है कि एवरीवन नोज कि सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें KPK में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अदाद-ओ-शुमार के बारे में इन तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास में ये तय पाया कि जब तक इलेक्शन कमीशन तमाम 17 अजला के मुकम्मल नताइज को इकट्ठा ना कर ले तब तक इस पर कोई वाज़िया मौक़िफ़ ना दिया जाए। मुकम्मल नताइज जमा होने तक इंतज़ार किया जाएगा और इसके बाद कोई वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इस ज़मन में अहम सवाल ये है कि जिन शख्सियात को KP के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज़िम्मेदारियाँ तकवीज़ की गई हैं, पहले मरहले में भी उन्हीं लोगों ने टिकटें बांटी, तो तब्दीली कहाँ हुई और क्या मुल्क गिर तंजीमों को दौरान इलेक्शन ख़त्म करने का मुतनाज़ा फ़ैसले के अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म या कम करेगा या इन्हें और बढ़ाने का सबब बनेगा? क्या ये फ़ैसला महज जज्बाती है या जल्दबाजी में लिया गया? ये फ़ैसला किस बात की अक्कासी करता है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर शाजिया, KP के बल्दियाती इंतखाबात हुए, फर्स्ट स्टेज ख़त्म हुई, पीपल्स पार्टी की भी हमने उस तरह नहीं देखी चीज़ें लीड होती हुई, मुस्लिम लीग नून की भी नहीं देखी। आप लोग बहुत खुश हैं, JUIF और बाकी की पार्टीज आगे लीड कर रही हैं। सो इससे क्या हम समझे, आप लोगों को अपने हारने की खुशी है या आपको यह खुशी है कि PTI हारी है और JUIF जीता है? जी देखिए मंसूर, यहाँ पे आप देखिए ना कि जो अवाम है KPK की, उसने अपना जो एक मैं समझती हूँ कि अवाम को अब समझ में आने लग गई हैं चीजें कि उनकी बुनियादी जरूरियात कौन पूरी कर सकता है। तो या किसने पूरी करनी थी, जिन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर दावे किए थे या जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? आप देखेंगे चीनी, आटा, गैस, बिजली, अब यहाँ तक कि दवाइयाँ, ये सारी चीजें उनकी पहुंच से दूर हैं। तो मेरे ख्याल में अवाम अब ये समझने में बहुत वो होने लगी है, समझदार होने लगी है कि वो उस बंदे को जरूर वोट देगी जो उनकी उन जरूरियात को पूरा करे।
और मेरे ख्याल में ये जो इनकी शिकस्त हुई है ये अभी पहली दफा नहीं है। हम तो ये बहुत पहले से कह रहे थे कि जब बाई इलेक्शंस हुए थे, जब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे, जब से ही अवाम ने अपने रिस्पांस देना शुरू कर दिया था, चाहे वो पंजाब में हो, केपी में हो या सिंध में हो। लेकिन ये इन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तो या तो रहते हैं कंटेनर्स पे, या रहते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर रहते हैं एलीट क्लास में। तो इनको नहीं पता कि ग्रॉस रूट पे क्या हो रहा है, अवाम किन मुश्किलात का सामना है अवाम को, और अवाम किस तरह से महंगी दवाइयां खरीदने पे मजबूर हैं, जिस तरह से पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, आटा चीनी है, ये सारी चीजें किस तरह से वो पूरा कर रहे हैं। अभी बात कर रही थी गजाला साहिबा पर कैपिटा इनकम की, तो मुझे जरा डेफिनेशन समझा दें कि वो क्या है, और हमारी जो अवाम है उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या वो उसमें वो पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। देखिए, अवाम को ना तो डेफिनेशन से कोई गर्ज है, ना अवाम को इससे गर्ज है कि आपके टेक्निकल सिस्टम्स क्या हैं, आपके सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, या आपके प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं। उनसे कोई गर्ज नहीं है उनको सिर्फ 3 वक्त की रोटी, मुफ्त इलाज और उनके बच्चों को स्कूल की फीस और स्कूलिंग जो है वो चाहिए। तो ये चीजें जो भी उनको मुहैया करेगा वो उनको वोट जरूर देंगे। पॉइंट आ गया। गजाला जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो जिन शख्सियात ने केपी के बल्दियाती निज़ाम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जिम्मेदारियां तकवीज़ की गई हैं, पहले मरहले में भी उन्हीं लोगों ने टिकटें बांटी थी। तो गजाला जी, तब्दीली कहाँ से आई? और ये मतलब इस वक्त ये मुल्कगीर तंजीमों के दौरान, इलेक्शन के दौरान इनको तोड़ देना और उसके बाद ये चीज़ें, ये किस तरफ जा रही हैं? कोई जज्बाती फैसले हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हो रहे हैं? हाउ डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? देखिए, इस वक्त जो फैसले किए गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी डिसीजंस लिए, उसमें कोई जज्बातियत नहीं है, उसमें उनकी इंक्लूजन है, और 100% इंक्लूजन के साथ अब ये लोग जो टिकट जो भी बांटेंगे वो प्राइम मिनिस्टर खुद देखेंगे। इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगी शाजिया को कि केपी में 100% हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर आदमी के पास हेल्थ कार्ड मौजूद है, किसी भी खानदान के हर सरबराह पास मौजूद है कि वो अपने खानदान का मुफ्त इलाज करा सकता है। अच्छा जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो एजुकेशन जिसकी बात कर रही हैं, जितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जब एपी में गवर्नमेंट आई आज से कोई 8 साल पहले, तो उस वक्त जो उसको कवर किया, तो आज जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं केपी के, उनकी तादाद बहुत कम हुई है। तो वहाँ पे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, और वहाँ पर बच्चे जो हैं, वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, उनका मुफ्त इलाज भी हो रहा है। तो अगर ये इलेक्शन का एक दौर गुजरा है, आई ओपनर भी होता है कई दफ़ा, बहुत सारी चीज़ें पार्टीज़ के लिए और इलेक्शन कैंपेन्स के लिए आई ओपनर होती हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उसका बहुत सख्ती से उसका नोटिस लिया है, और वो ये चाहते हैं कि आगे जो है वो ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो पार्टी की तरफ से गलत हो, कि जिसकी वजह से लोग जो है ठीक हो गया, गलत डिसीजंस लें, और फिर इसमें पार्टी को इस तरह की कोई चीज़। गजाला जी, लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए, शफकत महमूद साहब प्रेसिडेंट पंजाब के हो गए, अली जैदी प्रेसिडेंट सिंध के हो गए, कासिम अली सोरी बलूचिस्तान, परवेज़ खट्टक खैबर पख्तूनख्वा, खुसरो बख्तियार को आपने साउथ पंजाब का बना दिए। ये तो पीटीआई के नहीं थे, ये तो पहले नून लीग के वजीर थे, ये तो अभी रिसेंटली आप लोगों को ज्वाइन किया, आपने इनको प्रेसिडेंट बना दिया साउथ पंजाब का। देखिए, इसमें क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर अपने विजन के साथ समझते हैं कि किसको क्या डेजिग्नेशन देना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, किसको क्या इख्तियारात देने हैं। और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फैसला किया है साउथ ऑफ पंजाब देने का खुसरो बख्तियार को, तो बिल्कुल सही फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड ऑन दिस। ये जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सारी चीज़ें हैं, सो आपको लगता है एक नई डायरेक्शन, और मेरे ख्याल में शायद अब जो बल्दियाती इंतखाबात का सेकंड फेज होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जी? देखिए मंसूर, मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगी। एक बात ये कि इनके जो स्पोक्स पर्सन जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि ये पॉलिश लेके घूम रहे हैं, इनको कोई बूट नहीं दे रहा है। तो बूट तो पीटीआई वाले उठा के प्रोग्राम्स में ले आते हैं, टेबल पे रख के बैठते हैं, तो वो अगर वापस करेंगे तो किसी और को मिलेगा।
और दूसरा ये जो अभी बात हुई है टिकट्स की और प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी बनाने की, तो ये बंदर बांट है। देखें, ये बंदर बांट है, जो आएगा वो अपने फेवरेट बंदे को टिकट देगा, अपनी टिकट ATM देगा को अपने देगा, बंदे को। जो डॉक्टर शाजिया, चला बिल्कुल सकेगा, सॉरी, मेरे पास वो टाइम उन्हीं बिल्कुल पे खत्म हो लड़ेंगे गया। और कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप तीनों के टाइम देने के लिए। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मजहबी जोशो खरोश और जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गई। गिरजाघरों में इबादत का एहतमाम था। मुल्क भर के गिरजाघरों में भी क्रिसमस पर दुआया तकरीबात हुई, केक काटे गए जिसमें मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री भी सजाए गए। नाज़रीन, आज का दिन 25 दिसंबर, जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत है, आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आज हम उस आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस आइडियोलॉजी के अंदर ये चीज़ बिल्कुल बहुत क्लियर थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मुकम्मल आज़ादी होगी। और आज ये जिस तरह पूरा दिन गुजरा है, ये पाकिस्तान इस चीज़ की गवाही देता है कि हमारे मुल्क के अंदर हम इक्वली ट्रीट करते हैं अपनी माइनॉरिटीज़ को, हम वही हकूक़ देते हैं जो आम यहाँ पर रहने वाली मेजॉरिटी को हकूक़ हैं, और उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई गलत ना चीज़ें कही जाती हैं, ना ये सुनी जाती हैं। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए जिनको बड़ी स्ट्रॉन्गली पूरे मुल्क ने एज़ अ रियासत, एज़ हुकूमत और एक आम शहरी ने जिसको कंडेम किया। कैपिटल टीवी पाकिस्तान में और दुनिया भर में तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारक पेश करता है। आप सबको कैपिटल टीवी की तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद कबूल हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।